वो आप कैसे एड्रेस करेंगे? जी, इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर अरविंद मोहन जी, अर्थशास्त्री हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय। सर बहुत बहुत स्वागत है। आपने बीच में ये 15-20 मिनट हमारे लिए निकाले। मैं आपकी व्यस्तता का सम्मान करता हूँ। आपसे एक फीड लेना चाहूंगा, फिर उसके बाद मुझे मालूम है आपकी क्लास भी है, वहां पर आपको पढ़ाना भी है, स्टूडेंट्स आपका वेट कर रहे हैं। तो हमारा मुद्दा ये था आज, फूड फ्यूल एंड फर्टिलाइजर एंड वीक रूपी। चाहे डेट हो या मसालों के जो रेट जो 2 महीने के अंदर 37% बढ़ गए, फल फूल सब्जी कोई ऐसी चीज बची नहीं, गेहूं के दाम, चावल के दाम, हर चीज के दाम बढ़ चुके हैं और खाद्य महंगाई 12% से ऊपर है। ये तो सरकारी आंकड़ों में, असली आंकड़े तो काफी इससे ज्यादा हैं। हमारी परेशानियां अब चारों ओर से हैं, एक जगह से नहीं है। फर्टिलाइजर के बारे में सरकार ने अभी पिछले हफ्ते कहा है कि अभी हमें और सब्सिडी ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि इनपुट प्राइसेस सारी महंगी हो गई अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, क्योंकि रूपी वीक हो रहा है और जो उसका बेस होता है, आपका जो क्रूड है, वो महंगा होता चला जा रहा है। अब ऑलमोस्ट पिछले हफ्ते का जो एवरेज है $96 पे आ रहा है, जो क्रूड का परचेज का इंडिया का है। तो बहुत सारी परेशानियां हैं और चीनी का प्रोडक्शन 20 से 30% कम हो रहा है। राइस और गेहूं भी सूखे के चक्कर बुरी तरह से हिट हुए हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन, चाहे फूड की हो, फ्यूल की हो, फर्टिलाइजर की हो, वीक रूपी की हो, आई मीन द कॉमन मैन इज गेटिंग कॉम्प्रेस्ड एंड गवर्नमेंट इज अलूफ। जैसे कि उन्होंने कहा कि वो तो भजन मंडी लेके बैठे हुए हैं, राष्ट्रवाद में बैठे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि भोजन चाहिए, थाली के अंदर दाल रोटी चाहिए, वो कहीं है नहीं, नौकरियां भी नहीं है। इस पूरे परिदृश्य के ऊपर मैं अरविंद मोहन जी आपकी टिप्पणी चाहता हूं। देखिए, समस्या ये है कि कुछ बेसिक्स हैं जो जिसको हम इकोनॉमिक फंडामेंटल्स कहते हैं। 2008 में जब वैश्विक मंदी हुई, आई वाज पार्ट ऑफ ए ग्लोबल टीम और हम 200 देशों को ट्रैक कर रहे थे। उस समय में ये दिखाई पड़ा कि हिंदुस्तान के फंडामेंटल्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट। आज जब हम 2023 में बात कर रहे हैं तो हमारे फंडामेंटल्स आर वन ऑफ द वीकेस्ट इन द वर्ल्ड टुडे। जो स्ट्रेंथ दिख रही थी उस दौर में, वो नहीं दिख रही। और कुछ बेसिक चीजें हैं जिसपे शायद सरकार को निश्चित तौर पे ध्यान देना चाहिए। पहला यह है कि आप 2008 से 2023 में जब कंपेयर करते हैं तो आपका जो कैपिटल फॉर्मेशन था, जिसको हम इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं, वो 37% ऑफ जीडीपी था, 37% ऑफ जीडीपी। अब वो घट के लगभग 28% ऑफ जीडीपी हो गया है। ये पहला चैलेंज है आपका। दूसरा चैलेंज जिसका विषय पे फोकस भी कर रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स कह रही हैं, अगर आप 2010 से 17, 18, 19 तक देख रहे हैं तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और एग्री लेड इन्फ्लेशन, ये दोनों लगभग 66% ऑफ इन्फ्लेशन को अकाउंट फॉर कर रहे हैं। 66% इन्फ्लेशन इन दो चीजों से आ रहा है, लगभग बराबर वेट है। इसके बाद का जो पीरियड है उसमें आपका इन्फ्लेशन प्राइमरीली आ रहा है खाद्य पदार्थों से। एग्री लेड इन्फ्लेशन आपका मेजर डिटर्मिनेंट है, फ्यूल भी आपका रिलेटिवली इनसिग्निफिकेंट हो गया है। ये सबसे बड़ा आपका चैलेंज है एज फार एज इन्फ्लेशन इज कंसर्न। लेकिन हमने इस इन्फ्लेशन को कंटेन करने के लिए किया क्या? only institution that we are using is Reserve Bank of India. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास मैक्रो इकोनॉमिक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के टूल्स हैं। रेपो रेट, रिवर्स रेपो, सीआरआर वगैरह वगैरह, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक इन्फ्लेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। हमारा चैलेंज सेक्टोरल इन्फ्लेशन का है और सेक्टोरल इन्फ्लेशन को कंटेन करने के लिए आरबीआई के पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ये सच है कि जब आप सेक्टोरल इन्फ्लेशन को कंटेन नहीं कर पाते हैं तो उसके मैक्रो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन जनरेट हो जाते हैं। उसके लिए आपको आरबीआई को भी मैक्रो इकोनॉमिक टूल्स यूज करने पड़ेंगे। बट द प्रॉब्लम है कि जो आपका जेनेसिस है प्रॉब्लम, आप उसको हिट करने की कोशिश नहीं कर। चोट आपके सर में लगी है, बाम आप घुटने में लगा रहे हैं। तो जो एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाईज, इनका रोल था इस इन्फ्लेशन को कंटेन करने का, जो हमने ठीक से नहीं किया। हम 1970 से लेके लास्ट सेंचुरी के एंड तक एग्री प्राइसेस को कंटेन करने के लिए आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट था वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था। उस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से हम एग्री प्राइसेस को चेक करते थे, उसका पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है। हम उसके बाद से इसको धीरे धीरे कम होता चला गया, आज के दौर में उसको यूज ही नहीं कर। और यही कारण है क्योंकि हम सही इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं कर रहे हैं। तो जो चैलेंजेस हम हैंडल कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्यूल हमारे उतना कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमारा जो बड़ा चैलेंज है वो डोमेस्टिक है और उसमें हमारा पूरा नियंत्रण करने का मौका है
हमने सही इंस्ट्रूमेंट जो हमें करने चाहिए तो यूज नहीं किए। समय है, अब जगने का समय है। आई थिंक दोज इंटरवेंशंस आर नीडेड। एक प्रश्न आपके जाने से पहले और करना चाहूंगा। प्राइस आइज 360 का नया सर्वे आया है, काफी डिटेल्ड है और इकोनॉमिक न्यूज़पेपर में बड़े फिगर्स में आया है। एक चौंकाने वाला फिगर ये दिया कि भारत की जो बॉटम की जो 50 करोड़ आबादी है, जिनकी इनकम 10,000 रुपए पर मंथ से कम है, एक्चुअली है तो 6-7 हजार के आसपास, मतलब बिलो 10,000 के ब्लॉक में उन्होंने लिया है। उनका कहना है कि इनका सारा पैसा जो है कुछ ही हफ्ते में खत्म हो जाता है, उसके बाद ये बोरोइंग के ऊपर जिंदा करते हैं। 2019 में इस सेगमेंट जो बॉटम का 50% था, उसका 28% हिस्सा हेवली इन डेट था सर। छोटा डेट तो सबका ही है सर, पूरे 50 करोड़ का, वो बिना उसके काम ही नहीं कर सकते, उनके खाने को रोटी नहीं है, डॉक्टर के पैसे नहीं है, दवाई के पैसे नहीं है सर, तो उसके लिए बोरो करना पड़ता है, बच्चों के स्कूल के पैसे नहीं है। तो 28% बहुत भारी कर्जे में थे 2019 में। नया सर्वे कहता है 2023-22-23 के अंदर 40% उस सेगमेंट का हिस्सा, 28 से बढ़कर 40%, जो बहुत भारी कर्जे में है इस समय। तो यानी कि हमारा कर्जा तो बढ़ गया है, इसका मतलब देखा जाए तो हम अब रोटी खाने के लिए, अनाज खरीदने के लिए, दवा खरीदने के लिए, बच्चों की फीस के लिए भी हमें बोरो करना पड़ रहा है। ये परिस्थितियां बॉटम 50 करोड़ के लिए प्राइस आइज 360 के सर्वे ने क्लियर कट दिया है। इस पर एक टिप्पणी चाहूंगा, ये बहुत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि जो ऊपर की सोने का वर्क हटा दो इकोनॉमी में से, तो नीचे जो दीमक लगी दीवारें हैं, उनकी हालत बहुत बदतर है। अरविंद जी, देखिए, बिल्कुल अहम मुद्दा आपने उठाया है और मुझे लगता है कि ये फाइंडिंग काफी हद तक ठीक इसलिए है कि 2016 में जो हमने नोटबंदी की, तो विशेष रूप से आपका जो इनफॉर्मल सेगमेंट है, इनफॉर्मल सेक्टर, जिस अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसको हम कहते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो गया। रीजन बीइंग कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर मूल रूप से कैश इकोनॉमी पर काम करता है। ये बहुत छोटे छोटे, कोई रेडी वाला है, कोई हैंडलूम वाला है, ये छोटे छोटे काश्तकार हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर कंस्टिट्यूट करते हैं। इंडिविजुअली ये छोटे हैं, लेकिन जब आप हिंदुस्तान की इकोनॉमी की बात करें, जो लास्ट डेटा इंडिकेट करता है, अर्बन इंडिया में लगभग 60% से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, 80% 60% ज्यादा आउटपुट और 80% ज्यादा एम्प्लॉयमेंट इनफॉर्मल सेक्टर देता था। पहला इंपैक्ट आया नोटबंदी के दौर में, ये सेक्टर लगभग कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज हो गया, किसी तरह स्ट्रगल कर रहा था सर्वाइव करने के लिए। जो रहा सा था वो कोविड ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया। तो ये जो आपकी फाइंडिंग है कि 18-19 के आसपास करीब करीब 20% के आसपास और अब 40% के आसपास ये सेगमेंट डेट में चला गया, बिल्कुल ठीक है। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राशन का इंटरवेंशन लेकर के आई, शायद आपको इस ग्रुप की आवाजें उस राशन की वजह से सुनाई नहीं पड़ रही है, लेकिन उनकी जो स्थिति है वो एज कॉम्प्रोमाइज एज पॉसिबल। तो ये बहुत भयावह स्थिति है, इस पर आपको इंटरवेंशन करना होगा। हम क्या विजन लेकर के आ रहे हैं, कैसे 140 करोड़ लोगों के लिए हम अर्थव्यवस्था को आगे ले जाएंगे। देखिए, दिक्कत जो आप कह रहे हैं, इसी में एक फैक्ट और अगर मैं ऐड कर दूं, 1970 के दशक में जब 1% ग्रोथ होती थी जीडीपी में, तो 0.4% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता, तो उसमें भी ग्रोथ हो जाती थी। 0.4% एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में ग्रोथ हो जाती थी। आज जब हम देख रहे हैं, तो जब 1% ग्रोथ होती है तो 0.01% से भी बहुत कम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, मीनिंग कंप्लीटली जॉबलेस ग्रोथ की स्टोरी है। एक तरफ इस तरीके की इंडेटेडनेस है, ये जो गरीब तबका है, जो एक बड़ी मेजॉरिटी है, वो पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज है, जैसा कि आपकी रिपोर्ट इंडिकेट कर रही है। दूसरी तरफ हम जो ग्रोथ स्टोरी स्क्रिप्ट कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से जॉबलेस ग्रोथ की स्टोरी है, जो इस समस्या को और कॉम्प्रोमाइज करेगी, बड़ा इंप्रूव नहीं कर सकती। मुझे लगता है समय आ गया है पैराडियम शिफ्ट का। ये जो पुरानी कहानी थी, जो ग्रोथ सेंट्रिक अप्रोच था, मुझे लगता है इसका समय खत्म हो चुका है। एक कंप्लीट पैराडियम शिफ्ट की आवश्यकता है। इस देश को 5 ट्रिलियन और ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की नहीं, ऐसी ग्रोथ की आवश्यकता है जो 40 करोड़ लोगों के लिए, 140 करोड़ लोगों के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी, आपने समय निकाला। मैं आपके समय का सम्मान करता हूँ। आपको क्लास में जाना है, आपके लेक्चर्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी साहब, मैं आपके पास आऊंगा।